हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल विद्या केंद्र में। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देख चुके हैं आप हमारे फर्स्ट वीडियो में कि हमने क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जो कि आपको पढ़ाने वाला हूं मैं। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन किए थे, जिसमें साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का चैप्टर को डिस्कस किए थे कि क्या क्या चैप्टर आने वाला है। तो आज का वीडियो बेसिक रहेगा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें क्या रिएक्शन होता है, क्या केमिकल रिएक्शन होता है, क्या फिजिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं, केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं। फिर देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये समझेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें फिजिकल चेंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे, केमिकल चेंजेस क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये लकड़ी को काटा जा रहा है। तो ये लकड़ी को जब काटा जा रहा है तो यहाँ पर लकड़ी का जो भी चीज है, जिस चीज से बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब अभी भी काटने के बाद, कटने के बाद वो लकड़ी ही है, उसका कोई पार्टिकल्स, उसका कोई रंग वो चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए इस पिक्चर में, तो यह लकड़ी को जलाया जा रहा है और जलाने के बाद आप लोग सबको पता है कि लकड़ी को जलाने के बाद काला राख, ब्लैक एश प्रोड्यूस करता है। तो जो लकड़ी पहले था और उसके बाद जलने के बाद जो हुआ वो पूरा चेंज है, उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये आपका केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है और ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं इसका केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन किस किस टाइप के होते हैं और वो रिएक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, केमिकल रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो कैसे हम लोग पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ। देन देखने वाले हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो जैसे हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, कुछ इक्वेशन का यूज करते हैं। तो जो इक्वेशन होता है, जो सिंबल्स का हम लोग यूज करते हैं, सिंबल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इसे भी हम लोग आगे देखेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। देन देखेंगे हम लोग व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, कब हम लोग मानेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन है, कब बोलेंगे केमिकल इक्वेशन वो नहीं है। ठीक है, देन देखेंगे राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे है। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है और उसे हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे। देन टॉपिक कवर होगा बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और बैलेंस क्यों किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक। तो यहां से हम लोग देखेंगे सबसे पहला केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं इसके आगे। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहला आपका केमिकल रिएक्शन रहने वाला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके नाम से पता चल रहा होगा कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बोल सकते हैं, वो कंबाइन होगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स या फिर कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, वो क्या करेगा, कंबाइन होगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा या फिर एक मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जो भी बनाएगा एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। देन इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कि कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा। मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, सिंगल एटम या मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड हो सकता है, वो टूटेगा, डिवाइड होगा अलग अलग में, दो या दो से अधिक
मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड में टूट जाएगा, और वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे, इससे समझेंगे हम लोग। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखेंगे कि कोई जो एक प्रोडक्ट है, एक जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कोई ताकतवर आदमी है और कोई कमजोर आदमी है, तो ताकतवर आदमी क्या करेगा, उस कमजोर आदमी को डिस्प्लेस कर देगा, उठा देगा। तो इस मेथड से हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं। फिर देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक प्रोडक्ट, यहाँ पर दो रिएक्टेंट रहेगा, मान लीजिए ये दो रिएक्टेंट है। इसको रियल वर्ल्ड से हम लोग रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि दो फ्रेंड है और इधर भी दो फ्रेंड साथ में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इधर दो फ्रेंड साथ में बैठा हुआ और इस साइड दो फ्रेंड साथ में बैठा हुआ, ये दो अलग अलग फ्रेंड है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है और ये थोड़ा वीक फ्रेंड है, वीक फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंड इस वाले वीक फ्रेंड को ये कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, हिंदी में बोले तो ये इसको विस्थापित कर देगा, ठीक है, इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर दोनों डिस्प्लेस होगा, दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और अच्छे से क्या होता है। देन आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड या मैटर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, जो कि अनवांटेड होता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। वाटर में सोल्यूबल नहीं होना मतलब कि वाटर में घुलता नहीं है, तो वैसा कुछ कंपाउंड बनाता है। तो वैसा कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और उस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पीपीटी। क्या बोलेंगे, पीपीटी, ठीक है, पीपीटी फॉर्म होता है। तो वैसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसे भी हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से। देन नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रल वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये किसी भी एक प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर देगा। जैसे हम लोग देख चुके होंगे आप लोग भी कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, और ये सॉल्ट जो है इसमें ना तो एसिड का प्रॉपर्टी होगा ना ही बेस का प्रॉपर्टी होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें केमिकल का जो भी प्रॉपर्टी है उसको न्यूट्रल कर देता है, तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन रहने वाला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब इलेक्ट्रॉन खो देता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। कुछ जैसे कि एटम है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन का एटम है या फिर ऑक्सीजन का एटम है या कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये खो देता है या लूज कर देता है, छोड़ देता है, तो वैसा रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। एंड रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में आपका होने वाला है इलेक्ट्रॉन का गेन, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास में लेगा, ठीक है, लेगा। तो वैसा रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। और अगर कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो वैसा केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देन हमारा लास्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो कोरोजन एंड रैंसिडिटी है। तो ये भी कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण ही होता है। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है हिंदी में बोले तो जंग लगना। और रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, तो रेंसिडिटी हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में, कि बासी हो जाना। ऐसे खाना बासी हो जाता है, वो स्मेल करने लगता है, पंजेंट स्मेल करने लगता है, तो खराब स्मेल करने लगता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। कोरोजन के बारे में भी कि कोरोजन मतलब जंग लगना। जैसे अगर कोई आयरन है या फिर आयरन का कोई बना हुआ चीज है या फिर और भी कोई मेटल का बना हुआ चीज है, उसे हम लोग खुले जगह पर रख देते हैं। कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वो आयरन का जो प्रॉपर्टी है, जो क्वालिटी है, वो खराब होना, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो नेचर है वो खराब हो जाता है।
तो वैसा रिएक्शन जिसमें ये होता है उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। और फिर रेंसिडिटी, जिसमें फूड अगर बहुत दिन से रखा हुआ है वो खराब हो जाता है, वो बैड स्मेल करने लगता है, तो उसे बोलेंगे रेंसिडिटी, यानी बासी हो जाना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक। तो यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे कि क्या फिजिकल चेंज है और फिर क्या केमिकल चेंज है। कुछ फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखेंगे, देन कुछ केमिकल चेंजेस का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ये आयरन का कुछ सामान है जिसमें जंक लग रहा है। तो ये जंक लग रहा है, तो ये कैसा चेंज है? तो यहाँ पर ये आप समझिए पहला कि आयरन का जो सबसे स्टार्टिंग में जो शाइनिंग कर रहा होगा, जब नया नया लिए होंगे, ये पूरा शाइन कर रहा होगा, चमक रहा होगा, न्यू क्वालिटी में होगा। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ है, इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके कारण यहाँ पर पूरा जंक लग गया, ये ब्राउन ब्राउन सा लेयर इसमें चिपक गया। तो ये जो ब्राउन ब्राउन लेयर चिपक गया वो रिएक्शन के कारण चिपका है। बट यहाँ पर क्या हुआ, क्या चेंजेस हुआ? फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ। क्यों केमिकल चेंज हुआ, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको वापस से लाया नहीं जा सकता, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका जंग को हटाया नहीं जा सकता, ये जैसा नया था शुरू में, ठीक है, वैसा उसको वापस से नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा चेंजेस को बोलेंगे केमिकल चेंजेस। ठीक है। तो ये जो केमिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट में हम आपको दिख रहा है कि से कर्ड बनता है। तो आपको सबको पता होगा कि मिल्क से कर्ड बनता है, आप लोग घर में भी बनते हुए देखे होंगे या फिर खुद से बनाए भी होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मिल्क है उससे कर्ड बन रहा है, तो ये कैसा चेंज का एग्जांपल है? क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला ये कि क्या मिल्क से कर्ड बन रहा है, तो कर्ड से वापस से मिल्क आप बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि कर्ड से दोबारा से मिल्क बना सकते हैं? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। कर्ड से यानी दही से दोबारा से दूध नहीं बनता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऐसा चेंजेस जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिवर्स नहीं हो सकता है, तो उस चेंज को बोलेंगे हम लोग केमिकल चेंज। तो ये कैसा चेंज? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। यहाँ पर एक और चीज दे सकते हैं कि दूध का क्वालिटी और कर्ड का, दही का क्वालिटी चेंज होगा। इसका नेचर कुछ और होगा, इसका भी नेचर, ये कुछ और काम करेगा, ये कुछ और काम करेगा। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका केमिकल चेंज का। आगे और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पेपर को फोल्ड किया जा रहा है। तो पेपर को फोल्ड करने के कारण क्या हो रहा है कि पेपर का जो साइज है पहले इतना बड़ा था, फोल्ड करने के बाद इतना छोटा हो गया। ठीक है। तो पेपर का साइज तो चेंज हुआ है, बट ये फिर भी क्या केमिकल चेंजेस में आएगा? क्या ये पेपर का साइज चेंज होने के बाद इसे वापस से पेपर में बदला नहीं जा सकता? इसे वापस से इस साइज में चेंज नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है। क्या ये पेपर अब आधा करने के बाद, यानी साइज चेंज करने के बाद, मोड़ने के बाद, फोल्ड करने के बाद, वो पेपर का क्वालिटी चेंज हो गया? क्या वो अब पेपर नहीं है, उसे पेपर नहीं बोलेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो अभी भी पेपर ही है। तो इसका क्वालिटी चेंज नहीं हुआ है, इसका बस साइज चेंज हुआ, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हुआ, बस और कुछ नहीं। इसे अगर हम लोग फाड़ भी देते हैं, ठीक है, तो वो भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हुआ है, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आया है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा। पेपर को फोल्ड करना क्या होगा? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा, फिजिकल चेंज। ठीक है। नेक्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी को गर्म किया जा रहा है, वाटर को बॉईल किया जा रहा है। तो वाटर को बॉईल करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टीम निकल रहा है, इसका भाप निकल रहा है। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में था, ये जो वेपर है वो जो स्टीम है वो वेपर फॉर्म में है। ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज हुआ है, मतलब कि चेंजेस तो हुआ यहाँ पर, यहाँ पर चेंज हुआ है, यानी चेंज का एग्जांपल है। बट ये कैसा चेंज है? क्या ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? तो फिर से वही चीज कि क्या रिवर्स किया जा सकता है या फिर नहीं? तो अगर यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर एक ढक्कन लगा दे, ठीक है, यहाँ पर एक ढक्कन लगा देते हैं, तो क्या होगा, इसका जो वेपर उस ढक्कन में जमा होगा और वो वेपर कंडेंस होकर, जमकर, संघनित होकर क्या होगा, यहाँ पर पानी का क्या होगा, बूंद
इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह पानी का बूंद जमा हो जाएगा, यानी जो वेपर बना था वाटर से वो वापस से वाटर बन जाएगा। यानी ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल चेंज है। तो इस चेंज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, क्योंकि हर एक रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये फिजिकल चेंज क्यों है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आइस क्यूब है जो कि पिघल रहा है धीरे धीरे। और ये पिघल रहा तो ये क्या है, ये आपका वाटर ही है ना। आइस क्यूब जो है वो पिघल रहा है तो क्या बन रहा है, ये वाटर ही बन रहा है ना, वाटर बन रहा है। तो ये जो वाटर है इसको पहले समझिए कि वाटर को दोबारा से आइस बनाया जा सकता है, हाँ। और ये भी समझिए कि आइस है क्या, ये वाटर का ही है ना, वाटर जो है वो जम गया है, वो फ्रीज हो गया है तो आइस बन गया। यानी ये वाटर और आइस दोनों सेम है। यानी इसका जो एग्जांपल होगा वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल में आएगा। ये किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा, फिजिकल चेंज। ठीक है। तो आइस बनना, वाटर से आइस बनना एक फिजिकल चेंज है। तो नेक्स्ट इमेज में एग्जांपल है आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हम लोग फूड खाते हैं तो फूड क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यहाँ से एसिड निकलता है कुछ, जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग या फिर आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है यहाँ पर, तो हम लोग कुछ खाते हैं, चावल या फिर कुछ भी रोटी वगैरह खाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कैसा चेंज का एग्जांपल होगा, ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंज। ठीक है। ये केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम लोग जो फूड खाया है वो वापस से सेम फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा, इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हो रहा। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कैंडल को बर्न किया जा रहा है, मोमबत्ती को जलाया जा रहा है। तो ये कैसा चेंज होगा, तो कैंडल जो होता है वो किस चीज से बनता है पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये जो आपका पिघला हुआ मटेरियल है इसको वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको वैक्स बोलेंगे। और जो यहाँ पर जो ये है जो जल रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ऐसे तो बत्ती बोलते हैं हिंदी में, बट इसको बोलेंगे विक। क्या बोलेंगे, विक। तो समझते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये जो कैंडल का बर्न हो रहा, कैंडल बर्न हो रहा है, ये किस चेंजेस का एग्जांपल है, ये क्या फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। तो जो वैक्स जो पिघल रहा है फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, क्यों, क्योंकि जो पिघला हुआ वैक्स है इससे दोबारा से इसको बनाया जा सकता है, दोबारा से वैक्स गायब तो नहीं हो गया ना, ये पिघला हुआ वैक्स, ये वैक्स पिघल कर अलग हो गया। तो ये जो वैक्स का पिघलना है वो क्या होगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल होगा, फिजिकल चेंज। ठीक है। और यहाँ पर जो विक जो जल रहा है, सबसे पहले विक आपका इतना बड़ा होगा, मान लीजिए ये कैंडल है और इसका यहाँ पर विक आपको दिख रहा है, बट ये विक अंदर में भी तो होगा ना, यहाँ तक होगा, सबसे स्टार्टिंग से लेकर ऊपर तक विक होगा। ये एक धागा जो होगा नीचे से लेकर ऊपर तक होगा। और जैसे ही कैंडल को जलाया जाता है कैंडल छोटा हो जाता है, कैंडल यहाँ पर मान लीजिए कि कैंडल छोटा हो गया, तो ये जो विक है जलते जलते छोटा हो गया ना, उसके बाद क्या वो विक को, ये जो धागा है उसको वापस से लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। तो विक का जलना किस क्या एग्जाम्पल होगा, वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा, केमिकल चेंज। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैंडल का बर्न होना ये फिजिकल चेंज में आएगा या फिर केमिकल चेंज में आएगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, यहाँ पर पेपर को जलाया जा रहा है। ठीक है। तो एक पेपर है जिसको हम लोग अगर जलाते हैं तो एक ब्लैक एस इकट्ठा होता है। ठीक है, ब्लैक एस इकट्ठा होता है, ये काला काला राख, जिसको हम लोग पेपर का क्वालिटी से अलग मानेंगे क्योंकि पेपर ये अलग है और ये इसका जो राख है वो अलग होगा, उसका क्वालिटी अलग होगा। ठीक है। और ये जो राख है इससे वापस से हम पेपर में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है, पेपर का जलना इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको जल पेपर को वापस से बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए इस चेंज को हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज, केमिकल चेंज।
ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन किसे हम लोग बोल सकते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें कुछ केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, आइस पिघल रहा है। या फिर इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर क्या हो रहा है, ई वेपोराइज हो रहा है, मतलब वाटर गर्म होकर भाप में बदल जा रहा है, वेपर में बदल जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, यानी वाटर में शुगर यानी चीनी को घुला देना। ये तीन एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिए हैं। आगे समझते हैं। द थ्री प्रोसेस डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस। ये जो तीनों प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये तीनों चेंजेस में कोई भी न्यू केमिकल, कोई भी नया केमिकल फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट हुआ तो ये वाटर ही ना बना, आइस और वाटर तो सेम ही होता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर ई वेपर हो गया, यानी वाटर चेंज हो गया आपका स्टीम में, वेपर में। वो जो वेपर है वो भी वाटर ही है, वो कुछ और नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो सल्फर या फिर आयरन नहीं बनेगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गिलास आप शरबत बना रहे हैं जिसमें वाटर भरा हुआ है और ऊपर से शुगर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर और ऊपर से आप चीनी डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या वो चीनी घुलने के बाद नमक में बदल जाएगा या फिर आयरन चेंज हो जाएगा? वो चीनी वाटर में घुलने के बाद चीनी ही रहेगा ना, उसका पार्टिकल्स, उसका जो भी क्वालिटी है वो चेंज तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सारा एग्जांपल में कुछ नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। वही लिखा हुआ है कि यहाँ पर थ्री प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस में डू नॉट लीड द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू केमिकल सब्सटेंस, कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आइस, लिक्विड, वाटर एंड वाटर वेपर। आइस, लिक्विड, वाटर एंड वाटर वेपर, ये सारा किस चीज का एग्जांपल है? ये सारा सेम चीज है, ये वाटर ही है। और इसको हम लोग H2O जो बोलते हैं, ये क्या है, वाटर ही है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, H2O, वाटर ही बोलेंगे, चेंज तो नहीं है। आइस भी वाटर है, लिक्विड भी क्या है, वाटर है, और वेपर भी, वाटर वेपर को भी हम लोग वाटर ही बोलेंगे। तो ये सारा वाटर का एग्जांपल है जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला में लिखते हैं H2O। ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, थर्ड नंबर में देखिए कि शुगर को हम लोग वाटर में सोल्यूबल कर रहे हैं, मतलब घुला रहे हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर है, स्टिल कंटेन्स द सेम केमिकल सब्सटेंस, उस अभी भी सेम केमिकल सब्सटेंस होगा, मतलब शुगर ही होगा, अभी भी घुलने के बाद भी वो शुगर ही रहेगा, चीनी ही रहेगा। तो शुगर एंड वाटर वो चेंज नहीं होगा, वाटर का वाटर ही रहेगा और जो शुगर है वो शुगर ही रहेगा, चीनी का चीनी ही रहेगा। तो यहाँ पर न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये ऐसा चेंज है जिसमें नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो वैसा चेंजेस जिसमें न्यू केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, तो वैसा चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फिजिकल चेंजेस क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। A few more example of process occurring in everyday life and involving chemical changes are given below। तो हम लोग केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और समझते हैं कि केमिकल चेंजेस उसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट एप्पल इन द एयर। तो जैसे हम लोग कोई एप्पल, फ्रेश एप्पल लिए है, उसे कट करके रख दिए सामने, ठीक है, और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है, वो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर वहां पर आ जाता है, जहां से कट लगा हुआ है उस एप्पल में ब्राउन कलर आ जाता है। आप लोग भी देखे होंगे ये। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल में क्या बोल रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना।
ठीक है, फूड हम लोग कुछ और खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद वो चेंज हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल का जो वैक्स है, कैंडल का जो मोम है, उसका जलना, उसका पिघलना, ये एग्जांपल है। देन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन ऑयल, यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी, ये सारा जो भी है फ्यूल है, और ये फ्यूल अगर जलता है तो ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस था वो अपना नेचर को खो दे रहा है, उसका नेचर लूज हो जा रहा है, एंड आइडेंटिटी को भी, मतलब वो अब उसको कुछ और नाम से जाना जाएगा, नेचर भी चेंज हो गया, उसका आइडेंटिटी भी चेंज हो गया, एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस? केमिकल सब्सटेंस, नया केमिकल सब्सटेंस बना ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रस्ट इज केमिकली अ डिफरेंट कंपाउंड देन द ओरिजिनल सब्सटेंस आयरन। तो रस्ट जो है आयरन से पूरा डिफरेंट है, आयरन कुछ अलग है, रस्ट अलग होता है। ठीक है, तो जैसे आयरन में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, रस्ट लगता है, तो लोहा अलग है, रस्ट अलग है, दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। तो ये एग्जांपल होगा केमिकल चेंजेस का। तो वैसा प्रोसेस जिसमें सच अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस, जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस जो है जिसमें केमिकल चेंजेस हुआ है, वो ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर को या अपना आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है, मतलब खो देता है, अपना नेचर या अपना आइडेंटिटी को खो देता है, और क्या बनाता है, एक न्यू केमिकल सब्सटेंस बनाता है, एक नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करता है, जो कि डिफरेंट होता है, उसका प्रॉपर्टी पहले वाले प्रॉपर्टी से उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो वैसा चेंजेस को हम लोग केमिकल चेंजेस बोलेंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस के बारे में। फिजिकल चेंजेस पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका प्रॉपर्टी बस देखना है कि फिजिकल चेंजेस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिकल चेंजेस इज इजिली रिवर्सिबल, तो हम लोग देखे हैं कि फिजिकल चेंजेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो फिजिकल चेंजेस आराम से रिवर्स किया जा सकता है। ओरिजिनल सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, वापस से ला सकते हैं। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी हुआ फिजिकल चेंजेस का। दूसरा है फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल और नो ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज जब भी होता है ना, तो क्या होता है कि वो एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करता, या फिर करता भी है तो बहुत कम करता है। फिजिकल चेंज होने में कुछ एनर्जी लगता नहीं है, ज्यादा एनर्जी, जैसे पेपर कोई फोल्ड कर रहे हैं तो क्या एनर्जी लग रहा है, उसमें हीट प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा ना। तो वही बोला जा रहा है कि फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कि वो एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करता, या फिर करता भी है तो बहुत कम करता है, वेरी लिटिल। नेक्स्ट क्या है कि जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंज होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है जनरली। ठीक है, जनरली बोला जा रहा है कि फिजिकल चेंज हुआ तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुआ। इन अ फिजिकल चेंजेस अ सब्सटेंस अंडरगोस अ फिजिकल चेंज, इट्स कॉम्पोजिशन रिमेन्स द सेम। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सब्सटेंस में फिजिकल चेंजेस आता है। कैसा चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस आता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब ये किस चीज से बना है, उसको कॉम्पोजिशन बोलते हैं। तो उसका कॉम्पोजिशन है वो सेम रहता है, जिस चीज से वो बना है चेंजेस होने के बाद उसमें भी वही चीज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपना आइडेंटिटी को नहीं खोएगा, अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। तो वैसा चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस कहेंगे। अब फिजिकल चेंजेस अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका स्टेट, शेप, साइज। फिजिकल चेंजेस से क्या अफेक्ट होता है, क्या चेंजेस होता है, तो फिजिकल चेंजेस से बस फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका आता है शेप, साइज और स्टेट। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जैसे वाटर से फ्रिज, फ्रिज कर रहे थे तो उसको क्या बन रहा था, आइस क्यूब बन रहा था। आइस क्यूब को अगर हम लोग पिघला रहे थे तो वाटर बन रहा था। तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये चेंज हो सकता है। शेप छोटा या बड़ा हो सकता है, और साइज छोटा बड़ा हो सकता है, शेप में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए आटा को हम लोग गूंथते हैं। ठीक है, तो वो आटा को जो बनाते हैं, डो बनाते हैं, उसमें क्या होता है कि साइज चेंज होता है। या फिर रोटी पहले उसका लो ही रहता है छोटा सा, उसको बेलते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं आता। वो फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल होगा जिसमें
स्टेट चेंज होगा, शेप चेंज होगा, चेंज होगा, या फिर और भी वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि चेंज होगा। देन नेक्स्ट है, इन दिस टाइप ऑफ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो हमने पहले भी देखा कि फिजिकल चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। वही बोला गया है कि इन दिस टाइप ऑफ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस दिया गया है, जिसमें फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर है। ये सारा आपका फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, या फिर कटिंग ऑफ वुड, लकड़ियों को काटना, पेपर को फोल्ड करना, ये सारा फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल होगा। देन है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पोररी चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्पोररी चेंज का एग्जांपल है। मतलब टेम्पोररी चेंज मतलब वो एक समय के बाद रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स नहीं होगा। टेम्पोररी चेंज है, एक बार चेंज हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद बदलेगा नहीं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज टेम्पोररी चेंज का एग्जांपल है। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो आपका फिजिकल चेंज का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। तो केमिकल चेंजेस में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बनता है, ये सारा देखेंगे। तो पहला क्या है इसका, वेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज। कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, मतलब वो जिस स्ट्रक्चर में बना है, जिस मॉलिक्यूल से बना है, वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है इंटायरली, मतलब पूरी तरह से, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में जिस सब्सटेंस की बात किया जा रहा है, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पूरा तरह से चेंज हो जाता है, वो इंटायरली चेंज हो जाता है। दस केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। मतलब ये है कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट, इन अ केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सब्सटेंस का चेंज हो जाता है, ठीक है। इन अ केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। देन अ फ्यू एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंजेस का कुछ एग्जांपल, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोयला को जलाना, एंड रस्टिंग, रस्टिंग मतलब आयरन में या फिर कोई भी मेटल में जंग लगना। तो ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल होगा। देन अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है। जैसे हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में पढ़े कि फिजिकल चेंज जो होता है टेम्पोररी होता है, एक समय के बाद वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट चेंज है, वो एक समय के बाद वो रिवर्स नहीं होगा। एक बार चेंज हो गया तो हो गया, उसके बाद वो वापस से जिस चीज से वो बना था वो वापस से नहीं आएगा। देन केमिकल चेंजेस usually involves the production of energy which can be in the form of heat, light, sound। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि कुछ एनर्जी फॉर्म होता है। वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर साउंड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन में कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया जाता है या फिर उसको रिलीज किया जाता है, इवॉल्व किया जाता है। ऑब्जॉर्ब करना मतलब कि एनर्जी का इस्तेमाल करना, एनर्जी को यूज करना, अपने अंदर लेना। इवॉल्व करना मतलब बाहर निकालना। तो केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शन में जो भी एनर्जी है वो अब्जॉर्व हो रहा है या फिर इवॉल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो केमिकल चेंजेस में ये हो सकता है। देन नेक्स्ट है, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। कभी भी केमिकल चेंजेस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस देख लिए, केमिकल चेंजेस देख लिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन और देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग देखें कि केमिकल चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जैसा कि हम लोग अभी देखे कि केमिकल चेंज अगर हुआ है इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल चेंज का मतलब ही है केमिकल रिएक्शन का होना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या अगर होगा कि अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज हो रहा है उसका प्रॉपर्टी और एक नया केमिकल फॉर्म कर, तो वैसा चेंजेस को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल चेंज बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। atoms of one element don't get changed into atoms of another element, only the rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो केमिकल रिएक्शन में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, ठीक है, उसका नेचर चेंज होगा, बट उसका एटम चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आप लोग को पता होगा कि वाटर बनाता है, ठीक है, H2 रिएक्ट करता है O2 के साथ तो क्या बनाएगा, H2O यानी वाटर बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो वो जो रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, उसके अलावा और कुछ थोड़ी रहेगा। इसमें आयरन तो नहीं रहेगा ना, या फिर इसमें ये कॉपर तो नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो एटम है वो चेंज नहीं होगा। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, डोंट गेट चेंज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट के एटम से चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा, तो ओनली रीअरेंजमेंट होगा, सिर्फ रीअरेंज हो जाएगा। ये पहले अलग अलग था, हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, अब दोनों साथ में आ गया, रीअरेंज हो गया है। तो इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, एटम चेंज नहीं होगा। तो वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। तो एक्टिविटी क्या बोल रहा है कि क्लीन आ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है, तो मैग्नीशियम रिबन एक मैग्नीशियम का कपड़ा होता है छोटा सा, जो कि आपको कोई मेडिकल स्टोर या फिर स्कूल वगैरह में जो प्रैक्टिकल होता है तो उसमें आपको बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। मैग्नीशियम रिबन को 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा है और उसको क्लीन करना, सबसे पहले साफ करना है। क्लीन कैसे करना है, तो बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, इसे सैंड पेपर से रबिंग करना है, रगड़ कर उसको क्लीन करना है। ठीक है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग, मतलब उसे एक चिमटा, टंग जो यहाँ पर दिखा रहा फिगर, इसको बोलेंगे हम लोग टंग। ठीक है। तो इससे हम लोगों को उसको पकड़ के रखना है, होल्ड करना है, अपने हाथों से नहीं पकड़ना है। वो सब प्रिकॉशन है जो कि आपको बताया जाएगा कि क्यों नहीं करना है। तो उसे टंग के साथ पकड़ के रखना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर, तो इसे जलाना है, या तो स्पिरिट लैम्प से जला सकता है या फिर कोई बर्नर का हेल्प से जलाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद आगे क्या करना है, एंड कलेक्ट द एस, मतलब राख। ठीक है। इसका राख को कलेक्ट करना है, इसका एस को कलेक्ट करना है। सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास, उसको क्या करना है, वॉच ग्लास में उसको रख देना। देन बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है इतने दूर पे रख के ताकि आपके आंखों से वो दूर रह सके, आपके आंखों से दूर इसलिए रख सके ताकि जो भी मैग्नीशियम रिबन से, अगर मान लीजिए कि अच्छे से साफ नहीं हुआ मैग्नीशियम रिबन, पहले तो ये देख लेते हैं कि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है। तो क्लीन इसलिए मैग्नीशियम रिबन को किया जाता है ताकि मैग्नीशियम रिबन में जो भी डस्ट पार्टिकल है वो जलते समय छिटके ना और हमारे आंखों को या फिर हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले क्लीन किया जाता है। ठीक है। फिर उसे टंग के हेल्प से क्यों पकड़ा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कि हमारे हाथों को कुछ नुकसान ना पहुंचे जलाते समय मैग्नीशियम रिबन को, इसलिए इसे एक चिमटे के हेल्प से, टंग के हेल्प से पकड़ा जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे अगर इसे बर्न करना है तो इसे अपने आंखों से थोड़ा दूर रखना है ताकि हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचे किसी भी तरह से।
इतने करने के बाद क्या करना है कि बर्न करने के बाद जो भी उसका राख बचेगा उसे एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेना है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन यानी हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। कैसा बर्न हो रहा है, कैसा जल रहा है, तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट फ्लेम है वो मैग्नीशियम रिबन के जलने के कारण हो रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डैजलिंग चमकदार व्हाइट फ्लेम निकलेगा एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। और जैसे ही वो जल जाएगा तो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसका एक सफेद राख बन जाएगा। जलने के बाद, जलने समय क्या होगा, जलने समय एक लाइट प्रोड्यूस होगा जो कि कैसा रहेगा, वो रहेगा डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। फिर से कैसा रहेगा, वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जैसा वो जलेगा। जलने के बाद वो व्हाइट एस प्रोड्यूस करेगा, व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस करेगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो जो पाउडर होगा, जो व्हाइट पाउडर होगा, उसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस लिए फॉर्म हो रहा है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंट के कारण हो रहा है। ऑक्सीजन कहाँ पर, एयर में। ऑक्सीजन कहाँ पर है, एयर में। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम को जैसे जलाया गया तो मैग्नीशियम के आसपास चारों तरफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को ऐसे भी रखेंगे तो यहाँ पर भी चारों तरफ ऑक्सीजन है, वहां क्यों नहीं रिएक्ट किया, तो उसको रिएक्ट करने के लिए पहले जलाया गया, उसे हीट दिया गया, इसके कारण रिएक्शन हो पाया। और रिएक्शन हुआ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया, एक ऐसा एक्टिविटी दिया गया है जिसे आप समझ सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में एक्चुअली क्या हुआ। तो सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन का 3 से 4 सेंटीमीटर लिया गया है, 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और उसको साफ किया गया, क्लीन किया गया विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। सैंड पेपर के हेल्प से इसे क्लीन किया गया है ताकि इसके अंदर का जो डस्ट पार्टिकल है वो जलते समय हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। क्लीन करने के बाद इसे होल्ड किया गया, इसे पकड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग। टंग के हेल्प से इसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद, उसे होल्ड करने के बाद इसे एक बर्नर के हेल्प से, बर्नर या फिर स्पिरिट लैम्प बोल सकते हैं, उसके हेल्प से इसे क्या किया गया है, जलाया गया है। उसे जलाने के बाद जो भी जो पाउडर, व्हाइट पाउडर जो फॉर्म हुआ, बना है, उसको एक वॉच ग्लास में रख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम बर्न हुआ, मैग्नीशियम जला है। और मैग्नीशियम को जलाते समय हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि हमारे आंखों का डिस्टेंस जहां पर हम लोग जला रहे हैं उससे थोड़ा दूर रखना है ताकि हमारे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। फिर इससे हुआ क्या, ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये देखे कि मैग्नीशियम रिबन जो जल रहा है वो जलने समय बहुत ही डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और साथ में जलने के बाद व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो व्हाइट पाउडर है इसके बारे में ये बोला गया है कि ये व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो आसपास प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। और ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। आप ये एक्टिविटी को रियली में देखने के लिए आप अपने स्कूल में अपने टीचर से बोल सकते हैं कि ये मुझे प्रैक्टिकल करके आप दिखाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या खासियत है। तो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि सम चेंजेस आर ऑब्जर्व, कुछ चेंजेस को देखा जाता है। और वो क्या क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। द इजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सबसे पहले सबसे आसानी से देखा जा सकता है वैसा चेंज केमिकल रिएक्शन में, वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे कि वो क्या है, और उसी को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
these changes help us to check that a chemical reaction has taken place। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है हम लोग को बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये चेंजेस हो रहा है मतलब कि हम लोग समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर। तो यहाँ पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो सबसे पहला जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। तो हम लोग एक देखे थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मतलब बस उसको डिस्कस किए थे कि आगे पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कुछ प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अ प्रेसिपिटेट is a solid substance formed on mixing two solutions। तो प्रेसिपिटेट क्या है? तो प्रेसिपिटेट वो है जब हम लोग दो सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, वो केमिकल चेंजेस होता है तो उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है। क्या होता है? सॉलिड सब्सटेंस। कुछ दो चीज मिल रहा है, दो चीज मिलने के कारण सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के बाद एक सॉलिड सब्सटेंस बना, तो उस सॉलिड सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। जैसे अगर नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, केमिकल चेंजेस का नहीं, बस नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि वाटर लिए ग्लास में, उस ग्लास में हम लोग वाटर डालने के बाद सैंड डाल रहे, ठीक है, बालू डाल रहे, सैंड, या फिर छोटे कंकड़ या फिर कुछ भी डाल रहे, पत्थर डाल रहे, पत्थर के टुकड़ा डाल रहा, तो क्या हो रहा है इसमें? वो जो है नीचे आकर जमा हो जाएगा। तो जो सोल्यूबल नहीं है, जो नीचे आकर जमा हो गया, उसको प्रेसिपिटेट बोलेगा। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस हो रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि कुछ कुछ केमिकल चेंजेस ऐसा होता है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। सारा में ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ में ऐसा होता है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो कुछ ऐसा केमिकल चेंजेस होता है जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस बनता है, गैस फॉर्म होता है। ठीक है, गैस बाहर निकलता है। फिर इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। कुछ